बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। सो यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज जो है हम अपना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की जो एनाटॉमी है उसको वाइंड अप करने जा रहे हैं। उसके बाद हम फिजियो स्टार्ट करेंगे, फिर पैथो, फिर फार्मा। कोशिश तो मेरी यही थी कि यार आपको 4 सिस्टम जो है वो कंप्लीट करवा दूँ इन लोकेशन में, क्योंकि मैं खुद मसरूफ़ हूँ, टाइम नहीं मिलता वीडियोस बनाने का, तो उसकी वजह से जो है मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है जैसे ही मुझे कभी फ्री टाइम मिले तो मैं जो है उस फ्री टाइम में जो है लेक्चर जो है वो बनाकर जो है वो अपलोड कर दूँ। तो आज जो है हम अपनी जो जीआईटी का एनाटॉमी है उसको वाइंड अप करने जा रहे हैं, और इसमें जो हमारा टॉपिक रह गया था रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स रह गया था, जो कि यूएस मिलिट्री बुक में देखा जाए तो सबसे पहले ये दिया हुआ है, लेकिन मैं सबसे एंड पर करवा रहा हूँ। इजी टॉपिक है लेकिन इसमें से एमसीक्यूज बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट वन है। इजी टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट वन है। ऐसे टॉपिक्स बहुत कम होते हैं जिन जो इम्पोर्टेंट बहुत हों और साथ में जो है वो इजी भी हो। तो इसको याद रखने के लिए हम सिर्फ एक निमोनिक देखेंगे जिसको हम सैड पकड़ कहते हैं। सैड, PUCKER। अब अगर हम इसको निमोनिक को ब्रॉड करें तो एस से जो हमारा पहला ऑर्गन बनता है या स्ट्रक्चर बनता है वो सुप्रा रीनल ग्लैंड बनता है। सुप्रा रीनल ग्लैंड बनता है, ठीक है। ए से जो है हमारा ओरोटा बनता है, ठीक है, और आपका इंफीरियर वेना केवा भी साथ में आ जाता है। जो डी से है उससे आपका ड्यूडेनम का फर्स्ट और सेकंड पार्ट बनता है। ड्यूडेनम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक हो गया। ये हो गया सैड। अब पक्कर में आ जाओ तो पक्कर में जो है पेंक्रियाज का जो आप जितना भी पेंक्रियाज है वो रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर में कंसीडर होता है, ठीक है, सिवाय पेंक्रियाटिक टेल के। जो पेंक्रियाटिक टेल है ये मोबाइल होती है, डैट मीन्स कि इसको जो है मजेंट्री जो है वो कवर कर रही होती है, ठीक है। पी भी हो गया। अब हमारा यू रह गया, तो यू से जो हमारा बनता है वो यूरिटर्स बनते हैं। अब ये जो यूरिटर है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंटली रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर जो है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यूरिटर है। क्यों? इसलिए कि इससे जो मैंने देखा है यू वर्ड के एमसीक्यू सॉल्व करते हुए या और भी एम्बोस वगैरह के, तो उसमें जो है यूरिटर का बहुत मरतबा जिक्र किया हुआ था। वो इस तरह से कि एक पेशेंट आया, उसको इंजरी हुई है, पेसोस एब्सेस बन चुका है, और या इस तरह से उसका क्लिनिकल सिनेरियो था कि एक पेशेंट आया है, उसका रेट्रोपेरिटोनियल में जो है ब्लीडिंग हमें नज़र आई है, और उसका जो यूरिटर है वो लीक है, या वो इस तरह पूछ सकते हैं कि हमें ब्लीडिंग नज़र आई है, उसको पेसोस एब्सेस है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व इन दिस सिनेरियो। तो यूरिटर की जब इंजरी होती है ना, तो वो पेसोस मेजर का जो है वो एब्सेस करवा सकता है। तो ये आपने बात नहीं बोलनी यूरिटर से रिलेटेड, ठीक हो गया। अब सी की बात करो तो कोलोन जो है, कोलोन कोलोन का कौन सा पार्ट? आपका जो असेंडिंग पार्ट है और डिसेंडिंग पार्ट है, ये जो है ये वाला और ये वाला, ये जो है विदाउट मेजेंट्री होती है, डैट मीन्स कि ये जो है रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। आपका जो ट्रांसवर्स कोलोन है वो आपका जो है कवर होता है वाया मेजेंट्री, ठीक है। उसके बाद के से आ रहे तो आपकी जो किडनीज हैं ये भी रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। उसके बाद एसोफेगस जो थोरेसिक पार्ट है, एसोफेगस कौन सा? थोरेसिक पार्ट, ये भी आपका जो है रेट्रोपेरिटोनियल है। और एंड पर हम बात करें तो रेक्टम, ER से रेक्टम होता है, तो जो रेक्टम है वो भी आपका जो है रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है इनको आपने नहीं बोलना, इनको आपने याद रखना ही रखना है। अब यहाँ पर जो इस वीडियो में एक और मैंने बात बतानी है वो ये कि यूएस मिली और एनरी हाई यील्ड पॉइंट्स, कुछ जो पॉइंट्स है वो सर्जरी से रिलेटेड हैं। एक मेरा जहन बनता है कि मैं करवा दूं आपको इसी वक्त, और एक मेरा जहन बनता है कि जब मैं सर्जरी के टॉपिक्स करवाऊं तब करवाऊं। लेकिन आई थिंक सो कि अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इन पॉइंट्स को करवाना। तो अभी जो एब्डोमिनल के जो क्लिनिकल कोरिलेट्स हैं हम दोबारा उनको एनाटोमिकल अप्लाइड एनाटॉमी जो है उनको दोबारा देख लेते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने जो देखना है वो इंग्यूनल रीजन क्लिनिकल नोट्स, ठीक है। इंग्यूनल रीजन क्लिनिकल
कोरिलेट्स। अब इंग्यूनल रीजन क्लिनिकल कोरिलेट्स की बात करें तो सबसे पहले आपके जहन में आएगा हर्नियास, ठीक है। तो हर्निया दैट अकर्स ड्यू टू वीक लीनिया अल्बा, ठीक है, वीक लीनिया अल्बा, ठीक है। तो हर्निया जो होता है वो वीक लीनिया अल्बा की वजह से जो होता है वो एपीगैस्ट्रिक हर्निया होता है, एपीगैस्ट्रिक हर्निया, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ये टिप्स हैं बेसिकली, ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ये इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये इसके बाद आ जाओ तो इंसियनल हर्निया क्या होता है। इंसियनल हर्निया कैन डेवलप एट अ साइट ऑफ पीरियड सर्जरी, ठीक है। ऐसा हर्निया जो कि किसी सर्जरी के बाद जो आपको देखने को मिले उसको हम इंसियनल हर्निया करते हैं, क्योंकि हम इंसियन करते हैं, इंसियन करने के बाद हमें जो है आप सबको पता है कि वो जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। तो हर्निया होता ही तब है जब आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो वीक हो, ठीक है। तो तब अगर हर्निया हो जाए तो उसको हम इंसियनल हर्निया कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्लिनिकल थिंग है और उसका नाम है रेक्टस एब्डोमिनस डायस्थेसिस, ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस एब्डोमिनस डायस्थेसिस, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, इसमें बेसिकली होता ये है कि रेक्टस मसल होते हैं ना, उसकी सेपरेशन हो जाती है, देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन रेक्टस मसल। अब फॉर एग्जांपल दिस इज योर एब्डोमेन, ठीक है। अब ये आपके रेक्टस मसल है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि रेक्टस एब्डोमिनस डायसिस ऐसी चीज़ है जिसमें आपके जो डायरेक्टस मसल है उसमें सेपरेशन हो जाती है ड्यू टू कंडीशन दैट वीकन्स एंड स्ट्रेच योर लीनिया अल्बा, ठीक है। लीनिया अल्बा स्ट्रेच हो जाए या वीक हो जाए उसकी वजह से रेक्टस मसल में जो है वो सेपरेशन हो जाती है। इस कंडीशन को हम रेक्टस एब्डोमिनस डायस्टेसिस कहते हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर में ओबेसिटी हो सकता है, यस ऑफ कोर्स हो सकता है। ओबेसिटी एक बंदा फैलता जाता है, सारी बात उसके रेक्टस मसल जो है एक नॉर्मल फिजिक में वो नॉर्मल है, लेकिन एक बंदा जब फैलता जाएगा इंटरनल ऑर्गन जो है या फैट जो है उसके नीचे एक्युमुलेट होता जाएगा, तो रेक्टस मसल ने एक टाइम पर आकर रप्चर तो होना है या सेपरेट तो होना है। तो ओबेसिटी इज अ कॉज ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस डायस्टेसिस, ठीक है। उसके बाद प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में भी आप सबको पता है कि आपका जो डायमीटर है पेट का वो भी बढ़ता है, बेसिकली पेट का नहीं यूट्रस बढ़ता है, तो यूट्रस का साइज इंक्रीज होता है, तो जारी बात है कि वो फिर आपको लगता है कि दैट्स लाइक ओबेसिटी, लाइक, ठीक है, पेट बढ़ जाना, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, और एब्डोमिनल सर्जरी हो सकती है, फिर एब्डोमिनल सर्जरी हो सकती है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, रेक्टस एब्डोमिनस डायस्टेसिस। अब आ जाओ फीमोरल हर्निया। हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर रहे हैं इस वक्त। फीमोरल हर्निया आर मोर कॉमन इन बायोलॉजिकल फीमेल। फीमेल फीमेल एफ से स्टार्ट होता है और फीमेल में फीमोरल हर्निया ज़्यादा होता है, और ये ऐसा हर्निया जिसमें इनकार्सिनेशन और स्ट्रेंगुलेशन के चांसेस जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एनी काइंड ऑफ हर्निया। इंड्यूनल हर्निया डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, एपिगैस्ट्रिक हो गया, और समहाउ जो भी है, जितने भी हर्नियाज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंगुलेशन और इनकार्सिनेशन के चांसेस होते हैं वो फीमोरल हर्निया में होते हैं। अभी होता क्या है, इनकार्सिनेशन आम जुबान में मैं बताऊं तो इस्कीमिया हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है नेक्रोसिस हो जाती है, उसको स्ट्रेंगुलेशन वगैरह कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाए तो डायरेक्ट हर्निया, ठीक है। तो जो डायरेक्ट हर्निया इज मोस्टली अकर्स इन पर्सन हु हैज वीक ट्रांसवर्सैलिस फेशिया, वीक ट्रांसवर्सैलिस फेशिया, ठीक है। तो वीक किन में हो सकता है, आपने सिर्फ ये बात रखनी है इम्यूनिटी किन में वीक होती है, चिल्ड्रन में, ठीक है, और इम्यूनिटी किन में वीक होती है, ओल्डर्स में। तो यहाँ पर भी यही हिसाब है, डायरेक्ट हर्निया उन पेशेंट में ज़्यादा होता है जिनमें वीक ट्रांसवर्सैलिस फेशिया होता है, और चिल्ड्रंस में, बच्चों में और ओल्डर पेशेंट में जो है ये हमें देखने को
मिलता है। अब इसमें से हमने जो बातें वो क्या याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि ये प्रोट्रूड इनटू एन एरिया कॉल्ड हैसेलबर्ग ट्रायंगल। ठीक है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि इट इज मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। ठीक है। उसके बाद ये सुपरफिशियल रिंग से जो है वो प्रोट्रूड होता है। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद इंग्यूनल हर्निया पर आ जाओ। तो इंग्यूनल हर्निया जो है ये लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक होता है, लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल होता है। इसका एक निमोनिक था एमडी लाइज। ठीक है, एम से मीडियल, डी से डायरेक्ट। तो मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल डायरेक्ट होता है और लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल ये आपका जो है इनडायरेक्ट हर्निया होता है। तो ये बातें आपने जो है ये याद रखनी है। अब जब हम हर्निया रिपेयर करते हैं, हम इसको सर्जरी का नाम देते हैं हर्नियोरेफी, हम नाम देते हैं। तो हर्नियोरेफी, तो जब हम हर्नियोरेफी करते हैं तो चांस होता है कि एबेरेंट या एसेसरी ऑब्टुरेटरी आर्टरी जो है वो डैमेज हो जाए। ठीक है, आर्टरी की अगर बात करें तो ये जो दो आर्टरीज हैं, लिख लो यहाँ पर, अबेरेंट और एसेसरी obturator artery can be damaged during herniorrhaphy। ठीक है, इसके साथ और कौन सी चीजें डैमेज हो सकती हैं? नर्व्स डैमेज हो सकती हैं। अब वो कौन कौन सी नर्व्स हैं? इलियो इंग्यूनल नर्व। ठीक है, उसके बाद इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। ठीक है, और जेनिटोफिमोरल नर्व, जेनिटोफिमोरल नर्व। ये जो तीन नर्व हैं ये भी डैमेज हो सकती हैं। दीज ऑल आर कैन बी प्रोन टू बी डैमेज ड्यूरिंग द हर्नियोरेफी। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाओ अदर एब्डोमिनल ऑर्गन क्लिनिकल कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? अदर क्लिनिकल कोऑर्डिनेट्स, ये मैं अपने मोबाइल पर वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है लिखने में। बहरहाल लैपटॉप में थोड़ा सा मेरा इशू चल रहा है तो मुझे इसी पर बनानी पड़ रही है। तो हमने जो अभी देखना है वो देखना है पोर्टल हाइपरटेंशन। इसको हम आगे पैथो में करेंगे, लेकिन अभी जो है हम देख रहे हैं एक रफली जो है हम अप्लाइड एनाटॉमी का जो है सिस्टम कर रहे हैं। तो पोर्टल हाइपरटेंशन जो है ये जो मेन काज है लीवर सिरोसिस है। ठीक है, लीवर सिरोसिस इज द मेन काज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, बट मे बी ड्यू टू एनी वस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है, बुट चियारी सिंड्रोम हो सकता है। बुट चियारी सिंड्रोम से रिलेटेड एमआरआई में एमसीक्यूज भी आ चुका है कि हेपेटिक वेन में थ्रोम्बोसिस हो जाती है, उसको हम बुट चियारी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन में होता ही है कि जब पोर्टल हाइपरटेंशन बंद हो जाता है तो जो आपका ब्लड है नॉर्मली उसका जो फ्लो होता है वो इंफीरियर वेना केवा की तरफ होता है। अब वो इंफीरियर वेना केवा से हटकर जो है वो पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से हमें क्लासिकल साइन देखने को मिलते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तीन जगहों पर जो है हमारे ये पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस होते हैं। द फर्स्ट वन इज एसोफेजियल। ठीक है, उसके बाद अराउंड द अम्बिलिकस, और थर्ड पे जो है हमारा सुपरफिशियल जो रेक्टल वेन्स होती हैं वहाँ पर जो है ये पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस होता है। अच्छा, पोर्टल हाइपरटेंशन जब होगा तो हमें साइन देखने को मिलेंगे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा वो एसोफेजियल वेरिसेस देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हमें कैपिट मेडुसे देखने को मिल सकता है, कैपिट मेडुसे देखने को मिल सकता है, ये अम्बिलिकल में, अम्बिलिकल अराउंड द अम्बिलिकल्स। ठीक है, उसके बाद हेमरोइड्स देखने को मिल सकते हैं। हेमरोइड्स, इंटरनल हेमरोइड्स हमें देखने को मिलते हैं।
और इंटरनल हेमरेज अगर एक बंदे को है, स्पेशली वो फीमेल है, देन यू हैव टू रूल आउट प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी जो है इंटरनल हेमरेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर इज अ इंक्रीज प्रेशर, ठीक है, प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से इंटरनल हेमरेज जो है वो हो सकते हैं। तो यू हैव टू रूल आउट प्रेगनेंसी इन केस ऑफ इंटरनल हेमरेज, ठीक है, अगर तो वो फीमेल है। ये ना हो कि मेल में आप प्रेगनेंसी रूल आउट करते फिरो, तो ये हरकतें नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो गाल ब्लैडर के बारे में। तो गाल ब्लैडर के बारे में आपने जो चीज़ें याद रखनी है, इंशाल्लाह हम पैथो में डिटेल के साथ करेंगे, वो ये कि एक राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होती है। अब क्वाड्रेंट की जगह की नाम आ गया है, लोकेशन का नाम आ गया है, तो डैट मीन्स के यार इट इज़ रिलेटेड टू द एनाटमी, तो हमें एनाटमी लेकर चलना है। अब अगर राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो आफ्टर फैटी मील, ठीक है, along with anorexia, noise and vomiting, fever, ठीक है, along with nausea and vomiting, anorexia, फीवर, जॉन्डस नहीं है उसको, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, इसको हम बिलियरी कोलिक कहते हैं, ठीक है। वो कहता है कि जब वो फैटी मील लेता है या खाना खाता है, पेन तभी होती है उसे। तो ये बिलियरी कोली की जो है वो क्लासिकल केस है। तो इस तरह से जो है आपको पूछा जा सकता है एनआरई में छोटे छोटे केसेस बनाकर, ठीक है। तो जोंडस इसमें नहीं होता बिकॉज ऑफ गार्सोन जो है वो अब तक नहीं किया होता अभी कॉमन बाइल डक को। लेकिन जो ये बिलियरी कोलिक है ये हमें देखने को तब मिलता है जब गास्ट्रोन जो है वो नेक पर फंसा हुआ हो। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, तो आप सबको पता है कि फैटी मील आगे हम करेंगे सीसी के कोलसिस्टकाइनिन हार्मोन या एंजाइम होता है, एंजाइम नहीं हार्मोन होता है, जब वो प्रोड्यूस होता है कब होता है, जब आप फैटी मील लेते हैं। तो वो उस हार्मोन का रोल क्या है कि वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिक्रीज करता है। दूसरा उसका सबसे बड़ा रोल ये है कि वो आपकी जो गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन है उसको करवाता है। तो फैटी मील जब भी आप फील करेगा आपकी बॉडी, तो वो सीसी के प्रोड्यूस करेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन जब करवाएगा, फॉर एग्जांपल दिस इज योर गाल ब्लैडर, ठीक है, ये आपका गाल ब्लैडर फॉर एग्जांपल, और स्टोन यहाँ पर लॉज हुआ है। अब ये आगे तो नहीं जा रहा, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो आपको जो है वो फील होगा दर्द, ठीक है। या यू कैन से कि ये बड़ा छोटा स्टोन होगा जिसने ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया होता। तो इस वजह से हमें जो है वो जॉन्डस नहीं देखने को मिलता इन केस ऑफ बिलियरी कोलिक, ठीक है। उसके बाद इंटेंस राइट अपर क्वाड्रेंट पेन ऑन पाल्पेशन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इसको हम जो है मर्फी साइन कहते हैं। तो मर्फी साइन क्या है? मर्फी साइन ये है कि इंटेंस right upper quadrant pain on palpation during इंस्पायरेशन, इसको हम कहते हैं मर्फी साइन। और ये मर्फी साइन पॉजिटिव होता है इन गालस्टोन या कोलिसिस्टाइटिस में, ठीक है। तो ये जो बातें हैं आपने याद रखनी है। अब आ जाओ, अगर गालस्टोन मूव करे और वो ऑब्स्ट्रक्ट कर दे कॉमन बाइल डक्ट को, गालस्टोन ऑब्स्ट्रक्ट सीबीडी, ठीक है। आजकल लाहौर में भी जो है सीबीडी हुआ है, सीबीडी का जो है नया रीजन बन रहा है वाल्टन रोड की तरफ। तो कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए एंड लीड टू दिस इज योर कॉमन बाइल डक्ट, और अब यहाँ पर जो है ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। अब बाइल ने आना तो है, यहाँ पर स्टेसिस होना शुरू हो जाएगी। जब स्टेसिस होना शुरू हो जाएगी तो होगा क्या कि वहाँ पर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन करवाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, तो वो ऊपर जो है फिर इन्फ्लेमेशन करवा देगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ द डक्ट इज कॉल्ड कोलेंजाइटिस, ठीक है। और चूंकि ये ऊपर की तरफ होती है, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं असेंडिंग कोलेंजाइटिस, ठीक है। तो ये जो बातें हैं आपने याद रखनी है। एक और सर्जरी से रिलेटेड है, कैलेट ट्रायंगल, चलो वो मैं करवा ही देता हूँ अभी ताकि आगे जो है वो मुश्किल ना हो। अच्छा, जब हम कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं तो हमें कैलेट ट्रायंगल की जो है वो अनाटमी पता होनी चाहिए। सपोज दिस इज योर ब्यूटीफुल गाल ब्लैडर, ठीक है। अब ये गाल ब्लैडर से आपकी जो है सिस्टिक डक्ट आ रही है, सिस्टिक डक्ट ने जो है वो
कॉमन बाइल डक्ट के साथ जो है वो कंबाइन होना होता है आगे, ठीक है। तो ये आगे जो है आपकी मेजर जो है डक्ट बन जाती है, ठीक है। यहाँ से आपकी जो है एक आर्टरी गुजर रही होती है जो कि आपके गाल ब्लैडर को सप्लाई कर रही होती है, इसको हम कहते हैं सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी, ठीक है। और ये हो गया आपका सिस्टिक डक्ट, ठीक है। और ये होगी आपकी सीबीटी, ठीक है। और यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये एक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हम कहते हैं कैलेट्स ट्रायंगल, ठीक है। इसकी सुपीरियर सरफेस भी होती है, इसकी जो है लेटरल सरफेस होती है, और इसकी जो है मीडियल सरफेस होती है, या हम आम जुबान में अगर इसको कहें बाउंड्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसके जो सुपीरियर है ये क्या स्ट्रक्चर पास कर रहा है, सिस्टिक आर्टरी स्ट्रक्चर पास कर रहा है। इसके मीडियल साइड पर कौन सा स्ट्रक्चर पास कर रहा है, सीबीडी, और इसके लेटरल साइड पर ये स्ट्रक्चर पास कर रहा है एंड दैट इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। तो ड्यूरिंग cholecystectomy the anatomy of Galli triangle should be known to ensure the safe ligation of cystic duct and cystic artery। क्योंकि हमने कोलिसिस्टेक्टमी जो हमें है गाल ब्लैडर को रिमूव करना होता है, तो हमें इंश्योर करना पड़ता है कि हमने जो है सिस्टिक आर्टरी और सिस्टिक डक्ट को जो है वो लाइगेशन सेफ लाइगेट किया है या नहीं, ठीक है। क्योंकि ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टमी देयर आर चांसेस टू डैमेज टू सीबीडी, और अगर सीबीडी डैमेज हो जाए तो जो बाइल है वो लीक होगी इनटू द एब्डोमेन। अब सबको पता है कि बाइल सिर्फ स्टोर होती है इनको गाल ब्लैडर, बनती है आपके लीवर में, ठीक है। तो जब सीबीडी जो है वो डैमेज हो जाएगी तो वो जो लीकेज है वो फिर आपके एब्डोमेन में होगी, दैट विल लीड्स टू पेरिटोनाइटिस, ठीक है। तो ये जो है आपने बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद स्प्लीन जो है आपका मोस्ट कॉमनली इंजर्ड ऑर्गन है इन द एब्डोमिनल ट्रोमा, ठीक है। अगर आपके पास एक पेशेंट आए रो ट्रैफिक साइड का और आप देखते हो कि उसकी जो लेफ्ट साइड की जो फ्लैंक एरिया है वहाँ पर जो ब्लूइश कलरेशन हुई हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्प्लीन है इट इज द मोस्ट कॉमनली इंजर्ड ऑर्गन इन द एब्डोमिनल ट्रोमा, ठीक है। केहर साइन, व्हाट इज केहर साइन? तो केयर साइन जो है हम इसको कहते हैं कि पेन ऑन लेफ्ट शोल्डर occurs due to ruptured spleen that irritate your phrenic nerve, ठीक है। ड्यू टू ruptured spleen that irritates phrenic nerve। अब जो स्प्लीन है वो जब डैमेज होगा तो वो डायाफ्राम को भी थोड़ा बहुत इरिटेट करेगा, तो आपकी जो फ्रेनिक नर्व की जो रूट्स वैल्यू है वो आपकी अपर लिम्ब की रूट्स वैल्यू भी है। तो फ्रेनिक नर्व जो है वो आपके डायाफ्राम मसल को जो है वो इनर्वेट करती है, ठीक है। तो ये जो बातें हैं ये आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो जो लेफ्ट किडनी है ना आपकी, ये सुपीरियर होती है देन राइट किडनी, क्यों? अब राइट किडनी नीचे क्यों होती है? सारी बात है, वहाँ पर एक लीवर होता है, राइट साइड पर आपका लीवर होता है, जिसकी वजह से जो आपकी राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट होती है। तो जो ये लेफ्ट किडनी होती है ये आपकी जो है बिटवीन द T12 एंड L3 लेवल पर होती है, ठीक है। और एडजेसेंट टू द लेफ्ट किडनी आपका जो है वो 12th रिब भी होता है। तो अगर 12th रिब का फ्रैक्चर हो फ्रॉम द लेफ्ट साइड तो चांसेस है कि वो लेफ्ट किडनी को डैमेज कर देगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये एनाटॉमिकल क्लिनिकल कोरिलेट्स हैं। आपके पास केसेस आ सकते हैं कि एक पेशेंट आया, ब्लंट ट्रॉमा हुआ, उसके जो लेफ्ट साइड पर जो उसका 12th रिब है वो फ्रैक्चर हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली इंजर्ड ऑर्गन देयर विल बी, तो लेफ्ट किडनी, सिंपल इज डैट। तो ये जो चीजें हैं ये याद रखने वाली चीजें हैं, तो इनको आपने ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ व्हाट इज नट क्रैकर सिंड्रोम। नट क्रैकर सिंड्रोम, अब ये नट क्रैकर सिंड्रोम में आपकी जो लेफ्ट रीनल वेन है वो इन्वॉल्व होती है,
क्यों? क्योंकि आपकी जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है और उसके पीछे से आपका एब्डोमिनल जा रहा है, ठीक है, और उस इन दोनों के दरमियान से जो है ये रीनल वेन गुजर रही होती है। तो ये रीनल वेन जो है ये स्क्वीज हो जाती है बिटवीन द अरोटा एंड सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। तो जब ये स्क्वीज हो जाएगी तो ये जो ब्लड है, वेनस रिटर्न है, ये इंफीरियर वेना केवा में नहीं जा पाएगा। दैट विल लीड्स टू रीनल हाइपरटेंशन, ठीक है, एंड डिटोरिएटिंग द रीनल फंक्शन, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमने जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा तो हमने ये पढ़ा था कि जो लेफ्ट गुनिडल वेन है वो आपकी इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन नहीं होती, वो पहले आपकी जो है लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन होती है। तो जब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी है तो वो ब्लड जो है बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाकर वो किडनी को भी डैमेज तो कर ही रहा है, लेकिन अब वो है आपकी गुनेट्स को भी डैमेज करेगा। तो वो जो आपकी एक खास क्लिनिकल कोरिलेट था वेरिकोसील, वो आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू बैकवर्ड प्रेशर ऑफ रीनल वेन, ठीक है। रीनल वेन में आगे ही प्रेशर होता है, इसलिए वेरिकोसील मोस्ट कॉमनली अकर्स इन द लेफ्ट साइड टेस्टिस, ठीक है। और अब तो यहाँ पर नेट क्रैकर सिंड्रोम हमें देखने को मिल गया, जिसकी वजह से जो है बैकवर्ड प्रेशर डलता है रीनल वेन पर आगे वेरिकोसील, ठीक है। और यूरन में जो है फिर हमें खून भी नजर आता है। देयर इज अ ग्रोस हेमेटूरिया एंड लेफ्ट फ्लैंक पेन इन केस ऑफ नट क्रैकर सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो यूरिटर्स, यूरिटर्स के बारे में, तो यूरिटर के बारे में सिर्फ आपने तीन चीज़ें याद रखनी है, और वो तीनों तीनों की जो तीन है वो है उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये आपका यूरिटर है, ठीक है, इसकी तीन साइड ऐसी हैं जहां पर अगर किडनी स्टोन हो तो प्रोन टू ऑब्स्ट्रक्ट एट दैट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब एक तंगी होती है, ठीक है। जो पहला पॉइंट है उसको हम कहते हैं यूटिरो पेल्विक जंक्शन, ठीक है, यूटिरो पेल्विक जंक्शन। अच्छा, हमें इन पॉइंट्स की वजह से हमें पता लगता है कि पेशेंट को पेन कैसा होता है। जब वो बंदा पेशेंट जो भी पेशेंट आता है वो अपनी पेन बताता है ना कि मुझे ऐसी ऐसी पेन हो रही होती है, तो हमें पता लग जाता है कि इसका जो स्टोन है वो किस जंक्शन या किस एरिया पर जो है ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है। तो अगर तो यूरिट्रो पेल्विक जंक्शन पर स्टोन फंसा हुआ है तो पेशेंट जो है वो कहता है कि मुझे पेन होता है, जो कि रेडिएट करता है, पेन रेडिएट टू फ्लैंक एंड लंबार एरिया। तो आपने जल्दी से गेस कर लेना कि जो स्टोन है वो यूटिरो पेल्विक जंक्शन पर जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो पेल्विक ब्रिम, ठीक है, पेल्विक ब्रिम। अच्छा, अब ये जो पेशेंट है अगर इनका स्टोन पेल्विक ब्रिम के लेवल पे यूरिटर में ऑब्स्ट्रक्ट हुआ हुआ है तो पेन रेडिएट इंटीरियरली एंड इंफीरियरली फ्रॉम फ्लैंक एंड लंबार एरिया, ठीक है। पेन रेडिएट anteriorly and inferiorly from the flank and lumbar area। ऊपर में हमने देखा सिर्फ जो रेडिएट करता है वो फ्लैंक में करता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो इंटीरियरली भी जो है और इसमें जो है वो इंफीरियरली भी है, ठीक है। उसके बाद यूरिटिरो वेजिकल जंक्शन, वेजिकल जंक्शन, ठीक है। अब ये जो पेन है अगर तो स्टोन इसमें आके ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है तो आपका जो पेन है वो पेशेंट कहेगा कि मुझे पेन होता है, पेन इन ग्रोइन, वो कहेगा कि मुझे टेस्टिस में पेन होता है अगर तो मेल है, ठीक है। और अगर फीमेल है तो वो कहेगी मुझे लेबिया मेजोरा में जो है वो पेन फील होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अब आ जाओ डायाफ्राम से रिलेटेड, फिर हम जो आपको वीडियो एंड करते हैं। तो डायाफ्राम जो है बेसिकली इसकी दो लेयर्स होती है, एक विसरल लेयर होती है और एक होती है पैरेक्टल लेयर, ठीक है। अब ये दोनों अगर इंजर्ड हो या दोनों में से कोई इंजर्ड हो तो इसकी जो खासियत है पेन की वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो विसरल लेयर, ठीक है, विसरल लेयर जो है ये इनर्वेटेड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम,
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये अपने बात याद रखनी है। अब ये जो विसरल पेन है ये डिफ्यूज्ड होती है, ठीक है, डल होती है, ठीक है, एंड लोकलाइज नहीं होती, नोट लोकलाइज, डिफ्यूज, डल एंड नॉट लोकलाइज, ठीक है। उसके बरअक्स जो आपकी पैराइटल लेयर है इसको इनर्वेट करती है सोमैटिक नर्व, ठीक है। और ये जो सोमैटिक नर्व है ये आपकी जो है इसमें जो आपको पेन होगा एब्डोमेन में वो यूजली शार्प होता है, ठीक है, और लोकलाइज होता है, ठीक है। और लास्ट में हम डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम जो है आपका इनर्वेटेड बाय फ्रेनिक नर्व, इज इनर्वेटेड बाय फ्रेनिक नर्व। ये हो गया विसरल एंड पैराइटल लेयर ऑफ द एब्डोमेन। उसके बाद हमने डायफ्राम पढ़ लिया जिसको हम फ्रेनिक नर्व कहते हैं, और इसकी रूट वैल्यू यार लाजमी याद रख लेना, C5 टू C3 टू C5 होती है। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो कि मैंने जो है एक अच्छे वे में एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी आज, लेकिन चूँकि मुझे कंप्लीट करना था मैंने करवा दिया। अब इंशाल्लाह से हम फिजियो की तरफ आएंगे और फिजियो को जो है वाइंड करके जो है हम इंशाल्लाह जो है अपना जो है पैथो की तरफ आएंगे, ठीक है जी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपने काम में याद रखें।